देश में हर साल लाखों बच्चे और लोग पढ़ाई या फिर जॉब के सिलसिले में दूसरी कंट्रीज में जाना पसंद करते हैं। फिर इसके लिए उन्हें चाहे घर बेचना पड़े या फिर लोन लेकर जुगाड़ करना पड़े, लेकिन वह इस मौके को नहीं जाने देना चाहते। लेकिन कुछ इसी तरह जॉब और पढ़ाई के मकसद से बाहर गए बच्चे एक देश में फंस गए हैं और इस देश का नाम है कंबोडिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत से गए इन बच्चों को जुर्म करने के लिए जबरदस्ती धकेला जा रहा है। उनसे कुछ ऐसा करने को कहा जा रहा था जो वह कभी करना ही नहीं चाहते। और हैरानी की बात तो यह है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5000 भारतीयों के साथ कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है साहब कि जब इतनी बड़ी संख्या में ऐसा कुछ हो रहा है तो इस बात का कहीं कोई जिक्र क्यों नहीं है, और ऐसा क्या करवाया जा रहा है इन लोगों से जो ये लोग करना ही नहीं चाहते और सुसाइड अटेम्प्ट करना इन्हें एक बेटर ऑप्शन लग रहा है। तो चलिए फिर जानते हैं कि क्या है असली मुद्दा जो कंबोडिया में चल रहा है। इंडिया से लगभग 4700 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट एशिया में एक देश है जिसका नाम है कंबोडिया। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा मंदिर इसी देश में 95 पर लोग यहाँ बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। वैसे तो यह देश बहुत सुंदर है, लेकिन इस देश में जो हो रहा है वह भी भारतीयों के साथ वो काफी हैरान और परेशान कर देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ रह रहे भारतीय स्टूडेंट्स और काम करने वाले एजुकेटेड लोगों से जबरदस्ती क्राइम करवाया जा रहा है, और वो भी इंडियन लोगों के खिलाफ। जी हाँ, मतलब जो स्कैम कर रहा है वह भी भारतीय है और जिसके साथ हो रहा है वो भी भारतीय है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब तक 500 करोड़ से ज्यादा का चूना भारतीयों को लगाया जा चुका है। तो होता यह है कि जब भारत से स्टूडेंट्स और काम के पर्पस से जुड़े लोग कंबोडिया पहुंचते हैं तो वहां पहुंचते ही सबसे पहले स्पेसिफिकली कुछ बच्चों से उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है इनकी जद्दोजहद, क्योंकि इन लोगों से दिन के 12-12 घंटे काम करवाया जाता है, और वह भी ऐसा कोई काम नहीं जिसके बारे में यह लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, बल्कि इनसे जो काम करवाया जाता है उसे हिंदुस्तान में लूट खस और स्कैमिंग कहा जाता है। और फिर यह बन जाते हैं साइबर ठग जो अपने ही भारतीयों को लूटते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई काम करने से मना कर दी तो इन्हें पीटा जाता था, बिजली के ऐटके दिए जाते, और अगर ऐसा एक दो के साथ होता तो समझ में आता है। लेकिन फिलहाल 250 से ज्यादा रिकॉर्ड्स के ट्रैक करने के बाद परत दर परत इसकी सच्चाई खुलती जा रही है। सच्चाई के सामने आते ही इसी अप्रैल के महीने की शुरुआत में इस बात को लेकर काफी डिस्कशंस हुए, जिससे यह बात साफ हो गई है कि होम मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने मिलकर साइबर क्राइम सेंटर और सेफ्टी ऑफिशियल्स की बैठक हुई है, जिसमें कंबोडिया में फंसे इन हजारों भारतीयों को बचाने के लिए जबरदस्त मीटिंग की गई। अभी तक कंबोडिया में फंसे हुए कुल लोगों में से केवल 3 लोगों को ही वापस लाया जा सके। और हैरानी की बात तो यहाँ पर यह है कि यह तीनों ही बेंगलुरु के हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कंबोडिया में चल रहे इस जुर्म का पता कैसे चला, कैसे पता चला कि भाई इंडिया से गए भारतीयों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है जो बिल्कुल भी सहने लायक नहीं है। तो बात पिछले साल 30 सितंबर 2023 की है, जब ओडिशा में राउरकेला पुलिस ने एक साइबर क्राइम गैंग का भांडाफोड़ किया था। जब इन लोगों को पकड़ा गया तो यह देखने में एक नॉर्मल स्कैमिंग गैंग की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे एक के बाद एक इस स्कैम से जुड़े लोगों की जब धरपकड़ शुरू हुई तो देश के अलग अलग हिस्सों से 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और यह वही लोग थे जो लोगों को देश से बाहर काम दिलवाने के मकसद से कंबोडिया ले जाने में शामिल थे। लेकिन पुलिस तक यह मामला और गहराई तक तब पहुंचा जब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाईएस्ट पोस्ट पर काबिज एक ऑफिशियल के साथ लगभग लाख की ठगी हो गई। और जब सर्विलांस और जांच पड़ताल के बाद इस चीज को खंगाला गया तो पता चलता है कि बड़ा गिरोह इस तरह के साइबर क्राइम में शामिल है, और वह जामताड़ा से नहीं बल्कि कंबोडिया से इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। इस बात के मीडिया में आने से ठीक कुछ दिन पहले ही जब विजिलेंस ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना शुरू किया तो एक के बाद एक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और इसके बाद 16 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी भी किया गया। इतना ही नहीं, मामले की गहराई को देखते हुए तेजी से एक्शन लेते हुए हैदराबाद हवाई अड्डे पर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया जो कंबोडिया से लौट रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक की जांच से पता चला है कि ज्यादातर एजेंट्स साउथ स्टेट से है। यह बात तो जाहिर है कि साउथ में ज्यादातर लोग आईटी फील्ड से ही बिलोंग करते हैं, और इनमें से ज्यादातर वो है जो या तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए हैं या फिर उन्होंने किसी वजह से अपना कॉलेज ड्रॉप आउट किया है, जिसके बाद जब इन्हें जॉब या फर्दर स्टडीज करनी होती है
तो यह लोग अपने दोस्त या फिर उनके लिंक्स के थ्रू यहाँ तक पहुँचते हैं, जिसके बाद इनको स्कैमिंग में धकेलने का प्रोसेस चालू हो जाता है। उन्हें डाटा एंट्री नौकरियों के बहाने पहले कंबोडिया भेजा जाता है और अब उन्हें साइबर फ्रॉड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जांच एजेंसी के एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है, दोस्तों की कंबोडिया में फंसे लोगों को भारतीयों को धोखा देने के लिए कहा जा रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक इंडियन बनकर बाहर देश से कॉल करता है तो उस पर अपने देश से होने की वजह से ज्यादा भरोसा कर लिया जाता है। कभी कोई लीगल ऑफिसर बनकर चंगुल में फंसाया जा रहा है, कभी यह कहकर कि पार्सल में कुछ ऑब्जेक्शन मिला है। इस तरह की दलीलों और बातों से सीधे साधे लोगों को फंसाया जा रहा है। अब आइए आपको ये भी बताते हैं कि वहाँ इन स्टूडेंट से क्या करवाया जाता है। जिन 3 लोगों को इस चंगुल से निकाला गया है, उनमें से एक स्टीफन ने यह बताया कि उसे मंगलुरु में एक एजेंट ने कंबोडिया में डाटा एंट्री की नौकरी का ऑफर दिया। इसके बाद उसने एजेंट को बताया कि उसके पास ITI की डिग्री है और उसने कोविड के टाइम पर कुछ कंप्यूटर कोर्स भी किए हुए हैं। इतना ही नहीं, उसने यह भी बताया कि वो वहाँ अकेले नहीं था बल्कि उसके साथ कुल 3 लोग और थे। इसके बाद जब वो कंबोडिया के एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो कंबोडिया में उन्हें एक ऑफिस में ले जाया जाता है। वहां उसका इंटरव्यू लिया और उन्हें पास भी कर दिया जाता है। लेकिन जब वह जॉब को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें बाद में पता चलता है कि उनका काम और उसे फेक अकाउंट बनाने होते थे। इसका टारगेट सेट था और अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो खाना नहीं दिया जाता था या अपने कमरे में सोने नहीं दिया जाता था। इनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था, जो कि एक लेबर से भी बदतर हालातों में रहते थे ये लोग। इस स्कैम की खबर मीडिया में इतने बड़े लेवल पर नहीं दिखाई गई शायद जितनी दिखानी चाहिए थी, क्योंकि शायद इस खबर के मेन मीडिया में आने के बाद लोग इस तरह के स्कैम से सचेत हो जाते और लोग जो इस स्कैम के चंगुल में फंसे हुए हैं वो इस तरह के चंगुल में ना पड़ते। लेकिन मीडिया ना जाने क्यों हमेशा ऐसी खबरें देश के सामने रखने में चूक जाता है। लेकिन एक बात तो यह भी सच है कि इंडिया में साइबर क्राइम के अगेंस्ट अभी तक कोई बहुत सख्त कानून नहीं बने और शायद इसलिए आज भी लोग साइबर क्राइम को न केवल देश से बाहर रहकर बल्कि देश के अंदर रहकर भी अलग अलग तरह से अंजाम दे रहे हैं। अब देश के अंदर साइबर क्राइम के नाम से फेमस गांव जामताड़ा का नाम तो आप सबने सुना होगा। जी हाँ, ये वही गांव है जहां के बच्चे के पास 4 से 5 फोन और 250 से 300 सिम आपको काफी आसानी से मिल जाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि यह इनके वो हथियार है जिससे भले ही किसी को शारीरिक रूप से नुकसान ना पहुंचे, लेकिन हाँ उसे फाइनेंशियली एक्सप्रेस नामी गायक तक, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल से लेकर हाउसवाइफ तक कौन है जो इनका शिकार ना बना हो। हाल ही में टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ने बिहार झारखंड लोकेशन के 2 लाख सिम कार्ड को बंद करने का फैसला लिया है। इनमें से ज्यादातर सिम जामताड़ा और उसके आसपास के इलाकों में यूज किए जा रहे थे। झारखंड पुलिस के मुताबिक जामताड़ा में साल 2020 से लेकर अब तक साइबर अपराध के आरोप में 170 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह गिरफ्तारी सिर्फ जामताड़ा पुलिस ने की है, दूसरे राज्यों की पुलिस भी यहाँ वैसे 500 से ज्यादा बार छापेमारी कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने मई 2023 में 21,000 सिम कार्ड्स के साथ जामताड़ा से 5 लोगों को पकड़ा था। जामताड़ा गैंग पर पुलिस के साथ साथ ईडी की भी कार्रवाई हो चुकी है। 2021 में ईडी ने जामताड़ा गैंग से जुड़े सदस्यों की 66 लाख की संपत्ति जब्त की थी, लेकिन इसके बावजूद अपराध में कमी नहीं आई है। साहब साल 2021 में जामताड़ा में 72 केस दर्ज किए गए, जबकि यह संख्या 2022 में बढ़कर 73 हो गई। पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी साइबर ठगों को मिट्टी में मिलाने में नाकाम साबित हो रही है। लेकिन क्यों? दरअसल जामताड़ा गैंग के अपराधी जब पुलिस गिरफ्त में आते हैं तो उन पर सिर्फ साइबर अपराध से जुड़े मुकदमे दर्ज ही किए जाते हैं और तुरंत ही उन्हें साइबर अपराध की धाराओं में जमानत भी मिल जाती है। बता दें कि पुलिस से शिकायत मिलने के बाद जामताड़ा गैंग के सदस्यों पर IT एक्ट 2008 की धारा 4366C और IPC धारा 419 के तहत केस दर्ज करते हैं, जो जमानती धारा है। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में साइबर फ्रॉड केस में मैक्सिमम 9 साल की सजा हो सकती है। वह छूटते ही फिर से अपना पुराना धुंधा पानी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जामताड़ा की ये कहानी काफी पुरानी है, जड़ें काफी दूर तक फैली हुई है इसलिए इसे खत्म करना इतना आसान भी नहीं। पुलिस बताती है कि हेलो गैंग मेंबर्स के खानदान के लोग पहले ठगों के स्टाइल में लूटपाट करते थे, बाद में उन लोगों ने अपने पेशे के तौर तरीके बदले। उन्हीं की नई पीढ़ी ने अब साइबर क्राइम में हाथ पक्का कर लिया। मामूली जोखिम और माल ही माल, भला कौन ही छोड़ना चाहेगा इसे। जामताड़ा के लोग खानदानी ठगी की इसी विरासत के वारिस है।
पिछले 10 सालों में यहाँ सैकड़ों हजारों ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। जामताड़ा के ज्यादातर गांव इन्हीं साइबर क्राइम में लगे हुए हैं। इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन रिहा होते ही फिर अपने खानदानी बिजनेस में लग जाते हैं। न सिर्फ जामताड़ा बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इन्होंने अपने ठिकाने बना लिए। हरियाणा, राजस्थान में जामताड़ा ने अपनी कई ब्रांच खोल ली है, जहां लोगों को ठगी के लिए तैयार किया जाता है। कैसे लोगों के साथ साइबर क्राइम करना है, इसके लिए यह बाकायदा ट्रेनिंग कैंप भी चलाते हैं। खैर, यह बात तो जगजाहिर है साहब कि आप चोर को कितनी भी बंदिशों में रख ले, लेकिन वो कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेगा। लेकिन हाँ, अगर देश के अंदर साइबर क्राइम से रिलेटेड कानून जितना पावरफुल और सख्त होगा, शायद इसमें आपको कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिले। और हाँ, शायद तब किसी और देश में भारतीयों को इस तरह से कैदी ना बनाया जाए, वो भी अपने ही देश के लोगों को लूटने के लिए। और यहाँ मीडिया को भी एक अहम भूमिका निभानी होगी, क्योंकि देश जरूरी खबरें देखना चाहता है, न कि यह कि सचिन की सीमा को पिंपल हो गए हैं। खैर, उम्मीद करते हैं ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।